Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our paper 1 that is higher education system और ये बहुत ही important unit है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली और वो सारे टॉपिक्स हम स्टडी करें जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें सारा स्टैटिक पोर्शन है। समझने वाली कुछ नहीं है कि कंसेप्ट समझो वो ऐसा कुछ नहीं, बस स्टैटिक पोर्शन अगर हमने अच्छी तरीके से याद किया और अच्छी तरह से अगर हमने नोट्स बनाए तो वी कैन स्टडी वेरी नाइसली दिस यूनिट हायर एजुकेशन यूनिट्स और हमें अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये वो टॉपिक है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो फ्रेंड्स, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ इंडिया ये वो टॉपिक है जो 100% श्योर टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है जहाँ से हायर एजुकेशन यूनिट का जहाँ से डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस आपके पक्के हैं यहाँ से, तो आपके 4 नंबर पक्के जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, तो वहाँ से हमारे फुल है। तो हमें इस यूनिट के वही कवर करने क्योंकि बाकी तो सारी क्या जो करंट अफेयर्स है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बट ये जो 3-4 क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चन एटलीस्ट वी हैव टू प्रिपेयर इट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही इजी भी है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन को समझना। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट आवर लेक्चर। तो जब हमारा मुस्लिम रूल ख़त्म हो चुका था, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम रूल, जब हमारा पहले गुरुकुल सिस्टम था वो ख़त्म हो गया जो एंशियंट इंडिया में था, स्टार्टिंग से जो एजुकेशन था वो इंडिया से स्टार्ट हुई, तो वो ख़त्म होने के बाद में मुस्लिम लोगों ने अपने रूल को बढ़ाना चालू किया। नहीं, हम अपनी ही शिक्षा देंगे। उनका मुस्लिम बोलते थे नहीं, हम हमारे हिसाब से जो हमारे मज़हब की पढ़ाई करो, हमारे रिलीजन को समझो, वो अपना स्टार्ट कर रहे थे मुस्लिम रूल। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ कुछ ऐसे सारे स्टैटिक पोर्शन है जो डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमारे मुस्लिम रूल के एंड होने के बाद ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट की, बट सून द रीजन ऑफ द गवर्नमेंट रीच द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरे ब्रिटिश के अंडर हमारी इंडिया थी, तो वहाँ के एजुकेशन को, और ब्रिटिश ने कितने 150 ईयर्स हमारे इंडिया को रूल्ड किया था। इस पीरियड में वो क्या चाहते थे कि वेस्टर्न साइंस लिटरेचर मेड गुड प्रोग्रेस थ्रू इंग्लिश मीडियम। वो इंग्लिश मीडियम लाना चाहते थे कि हम इंडिया में इंग्लिश मीडियम लाए और लोगों को गुलाम बनाए, हमारी जो इंग्लिश में पढ़ाई करे और वो हमारे लिए काम करे। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग इलिटरेट हैं, उनको उन्होंने गुलाम बनाया, उन्हें पढ़ाया, फिर वो उनके लिए ही काम करते थे कि न कि अपने देश के लिए। उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद में क्रिश्चियन मिशनरी आया। तो जो मॉडर्न सिस्टम था एजुकेशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड टू टेक प्लेस विद द एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स की वजह से ही आज हम इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हैं और हम हमारे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, उनका प्लस पॉइंट था कि हाँ, सारे नेगेटिव थे बट इट वाज आल्सो ए पॉजिटिव दैट ब्रिटिशर्स की वजह से ही इंडिया में एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया और इंडिया स्टार्टेड। और उससे क्या हुआ, हमारे इंडिया में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत हुई। उससे जो बिगिनिंग हुआ, ब्रिटिश एज ए ट्रेडर्स थ्रू इंटरेस्टेड इन द क्लासिकल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वे आर रिल्यूकेंट टू टेक ए इंटरेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ द पीपल टिल कब 1813 में, जो कि हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं 1 by 1। डिफ़िकल्टीज़ क्या थी इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा, ये सब हम करेंगे। तो द इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फेस्ड अ नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग दिस एरा, जहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज उन्हें फेस की, जैसे गवर्नमेंट वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एजुकेशनल अफेयर्स इन इंडिया, और दे थॉट दैट इंडियंस आर नॉट कीन टू बी रिसीव एजुकेशन। Company wanted to educate only a few number of people required to run the affairs of the government. They feared that people might ultimately rise against the British rule and would company. तो ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी इसमें, बहुत सारे पीपल्स चाहते भी नहीं थे कि हम मतलब ब्रिटिशर्स हमारी इंडिया को रूल करें। ब्रिटिश एरा में इंग्लिश मीडियम अब यहाँ से
इंग्लिश पीपल वांटेड टू विन द सिंपथी एंड सपोर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस मुस्लिम एंड हिंदू। वो चाहते थे कि हम सिंपथी करें, वांटेड टू विन द सिंपथी एंड सपोर्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम एंड हिंदूज की। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रासा बाय वरन हास्टिंग, जो एस्टेब्लिशमेंट थे मद्रासा के जो वेरन हास्टिंग में, लेड द फाउंडेशन इन, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मद्रासा की किसने, अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रासा बाय वेरन हास्टिंग लेड द फाउंडेशन इन अक्टूबर 1780 टू एडुकेट हायर क्लास मुस्लिम। वेरन हास्टिंग ने क्या किया, मद्रासा की स्थापना की ताकि वो हायर क्लास मुस्लिम जो एजुकेशन है, टू एडुकेट हायर क्लास मुस्लिम, कब की थी इसकी, मतलब हायर क्लास मुस्लिम लोगों को एजुकेट किया जाए। तो वेरन हास्टिंग ने ये बंदे ने मद्रासा की एस्टेब्लिशमेंट की और इसका फाउंडेशन कब था, इन अक्टूबर 1780 को। फिर इन्फ्लुएंसिंग हिंदू सेक्शन, पॉलिटिकल रेसिडेंट्स ऑफ बनारस, जॉनथन डंकन फाउंडेड बनारस संस्कृत कॉलेज। ये देखो डायरेक्टली आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिल रहे हैं कि जो इन हिंदू सेक्शन के थे, मतलब वो इंग्लिश पीपल्स क्या चाहते थे कि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में सिंपैथी क्रिएट करे, उनको बेवकूफ़ बनाए, इमोशन, क्योंकि इंडिया इमोशंस पे बेस्ड थी ना। तो हिंदू सेक्शन, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ बनारस, जॉनथन डंकन फाउंडेड बनारस संस्कृत कॉलेज इन 1791 में। किसने ये जो बनारस संस्कृत कॉलेज की फाउंडेड किसने किया था, जॉनथन डंकन ने। तो ये याद रखना। और वेरन हास्टिंग ने क्या किया था, फर्स्ट मद्रासा हिंदू मुस्लिम लोगों के लिए मद्रासा खोला गया था। कलकत्ता मद्रासा वाज गिवन ए मच हायर फाइनेंशियल ग्रांट। फिर कलकत्ता जो मद्रासा, उसको मच हायर फाइनेंशियल ग्रांट, मतलब उसको हेल्प की गई थी। द वेरियस एक्ट्स एंड लॉज दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन इन दिस एरा, बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहले आज हम सिर्फ चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है। तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, तो और एक पॉइंट इसको याद रखने का है कि चांटा लगाया था ब्रिटिश लोगों ने। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 कब हुआ था, 1813 में, इतना याद रखना, 13 से चार्टर एक्ट हुआ था, चार्टर लगाया था, उसे हम याद रख सकते हैं, चार्टर एक्ट। तो द चार्टर एक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिन्यूड आफ्टर एवरी 20 ईयर्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ये चार्टर्ड एक्ट था, फर्स्ट एक्ट था कब, 1813 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये हर 20 साल बाद में इसको रिन्यू किया जाता था। इन 1813 व्हेन द कंपनी चार्टर्ड अगेन कम फॉर द रिन्यूअल इन पार्लियामेंट, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट सपोर्टेड द मूवमेंट लेड बाय द क्रिश्चियन मिशन। बहुत सारे उन्होंने सपोर्ट भी किया जो क्रिश्चियन मिशनरी के लोग थे। एज अ रिजल्ट 3 आर्टिकल्स वे आर एडेड इन द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। 3 रिजल्ट्स एडेड हुए थे चार्टर्ड एक्ट के 1813 में। कौन कौन से थे, मिशनरी ऑफ एनी यूरोपियन कंट्री विल हैव फुल फ्रीडम टू विजिट इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी एंड टू एक्सपेंड एजुकेशन दिया। उनका मेन मकसद क्या था, उसमें जो रिन्यू होने के बाद जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या था, मिशनरीज ऑफ एनी यूरोपियन कंट्रीज विल हैव फुल फ्रीडम टू विजिट इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी एंड टू एक्सपेंड द एजुकेशन दियर। क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करो इंडिया में और वहाँ पे एजुकेशन को एक्सपेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन लोगों को बढ़ाओ। It will now be responsible of the East India Company to organize education in these areas under its rule. उन एरियाज में एजुकेशन करो और उनको अपने अंडर करो। जो अभी क्रिश्चियन था ना, धर्म कन्वर्ट करना, वो था। ए सम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़ ईच ईयर शेल बी सेट अपार्ट अप्लाई टू रिव्यूअल इम्प्रूवमेंट। कुछ रिव्यूअल मतलब 1 लाख रुपीज़ दे के कुछ रिव्यू करना, मतलब एजुकेशन सिस्टम हर को वो देगा। तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हुई इतनी। तो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, उसके बाद एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी होने लगी। जो चार्टर एक्ट में जो घोटाला हुआ था उसमें मतलब 1 लाख रुपीज़ दे के करना, तो वो फंड शॉर्ट पड़ रहा था। तो द एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी हैड इट्स ओरिजिन इन द कब, चार्टर्ड एक्ट 1830 में हुए थे। द टर्म लिटरेचर एंड द लर्न नेटिव्स यू आर नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द सेक्शन 43 ऑफ द चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट में डायरेक्टली क्लियरली डिफाइंड नहीं किया गया था, इसलिए इंग्लिश ने उसमें कंट्रोवर्सी चलने लगी और इसका महत्व कम होने लगा चार्टर्ड एक्ट का। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
बाकी का हम कल करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, और कोई भी क्वेरीज हो तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछो। और ये वो सारा स्टैटिक पोर्शन है, पॉइंट टू पॉइंट वही सारे पॉइंट्स आप याद करो, क्योंकि मोस्टली ये सब क्वेश्चन ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।